हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था वीबीटी का, जिसके अंदर हम लोगों ने वीबीटी पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, हमने पढ़ी थी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए एंड हमने स्टडी किया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और दुनिया होने के नाते हमने हमारा परम कर्तव्य निभाया और हम लोगों ने वीबीटी की कमियाँ भी निकाली थी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि हम बता रहे हैं वीबीटी के अंदर कि कोई कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसी बात वीबीटी ने नहीं बताई थी, ठीक है? तो वीबीटी के बाद में थ्योरी आती है सीएफटी, सीएफटी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये किस काम में आई थी या इसका क्या बेनिफिट था? देखो, जो वीबीटी की कमियाँ थी, वो सीएफटी ने दूर की थी। वीबीटी ने नहीं बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो इसके बारे में हमें किसने बताया था? सीएफटी ने। फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है, इसका रीज़न भी किसने बताया था? सीएफटी ने। अब सुनो, सीएफटी की ना इस चैप्टर के अंदर एक अच्छी सुप्रीमेसी है। मतलब ऐसा होगा, सारा चैप्टर एक तरफ और सीएफटी एक तरफ, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो सीएफटी पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें उसका बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले छोटी-छोटी बेसिक सी चीज़ें पढ़ते हैं सीएफटी के बारे में, देन हम उसके पोस्टुलेट स्टडी करेंगे, देन हम उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हम सब ने ग्रेड 11 के अंदर पढ़ा है डी ऑर्बिटल्स के बारे में। हम लोग पढ़ते थे डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, तो हमने पढ़ा था 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप लोगों को नाम याद हो तो नाम होते थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना? अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती थी, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ डी एक्स वाई की, तो लेट्स से मेरे पास में ये वाली लोब है एक्स, और ये वाली कौन सी हो गई? ये वाली एक्सिस है एक्स, और ये वाली कौन सी हो गई? वाई। तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं, वो किसके बीच में लाई करती हैं? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ऐसे डी ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या नाम देते थे बेटा? इनको हम बोलते थे डी एक्स वाई। ठीक है? उसके बाद में ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स, लेट्स से मैंने एक्स मान लिया इसको और इसको मान लिया जी एक्सिस, है ना, जेड वाली। तो अगर ऐसे डी ऑर्बिटल्स हो हमारे पास में जिनकी लोब्स किसके बीच में लाई कर रही हो? एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा बेटा डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। ठीक है? और तीसरी कैटेगरी, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स कहाँ पर लाई करती है? ये लाई करेंगी वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में। तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स को बोला जाता है डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। इतना क्लियर हुआ? तो 3 टाइप के ऑर्बिटल्स तो ये हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज क्या है? मुझे आप एक चीज देख के बताओ, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल किसी एटम का वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब, अगर मैं बोल रही हूँ आप लोग को ये एक ऑर्बिटल की शेप है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ना इन दोनों एक्सिस के बीच में ज्यादा है। अब मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ, क्या 1 2 3 इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर ये चीज कॉमन है क्या कि यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी कहाँ पर है? एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस के बीच में है? तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी? एक्सिस के बीच में। ये चीज ध्यान में रखना है ना। तो एक बेसिक चीज सोचो, मैंने कहा इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस के बीच में ज्यादा है। अब मैं मान लो इलेक्ट्रॉन लेके आ रही हूँ, है ना, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रही हूँ एक्सिस की तरफ से, एक मैं इलेक्ट्रॉन लेके आ रही हूँ दोनों एक्सिस के बीच में से। लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉन लेके आ रही हूँ एक्सिस के बीच में से, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होंगे वो रिपल्सन ज्यादा फील करेंगे ना, क्योंकि सोचो, मैं खुद इलेक्ट्रॉन लेके आ रही हूँ, यहाँ पर भी क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं कहाँ से? एक्सिस के बीच में से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर ऐसा होगा कि जो मिड में ऑर्बिटल पड़ रहे हैं उनको रिपल्सन ज्यादा फील होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मान लो मेरे पास में दूसरे ऑर्बिटल होते हैं। अब मैंने कहा डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, 5 में से बाकी के 2 कौन से हो गए? तो देखो, एक आपने सुना होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये क्या होता है? ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होती है, इन्हीं को क्या बोला जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, है ना। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर को ऐसे डिनोट करते हो ना, इस तरीके से, ऐसे, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या शो करते थे कि डी जेड स्क्वायर में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड पे भी होती है और एक्स वाई पे भी होती है, कुछ इस तरीके का हम लोग इसको शो करते हैं ना। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है?
एक्सिस के बीच में ज्यादा है या एक्सिस के ऊपर? तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर लोब्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी? एक्सिस के ऊपर ज्यादा होगी। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल एक जैसे हैं शेप के अंदर? क्या सबकी लोब्स ऑन द एक्सिस थी? क्या सबकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थी? अलग अलग थी ना। 3 की लोब्स कहाँ पे थी? बिटवीन द एक्सिस। 2 की लोब्स कहाँ पे है? ऑन द एक्सिस। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो वो भी तो दो तरीके से आ सकता है ना। या तो इलेक्ट्रॉन लेके कैसे आए? एक्सिस की तरफ से, या इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ से आए? एक्सिस के बीच में से। तो क्या जब मैं इलेक्ट्रॉन लेके आ रही हूँ या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है, तो क्या सारे के सारे ऑर्बिटल्स को सेम रिपल्सन फील होगा? नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो सीएफटी का बेस समझने के लिए पहले हमने क्या समझा कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 3 की लोब्स कहाँ पे थी? इन बिटवीन द एक्सिस। और 2 की लोब्स कहाँ पे थी? ऑन द एक्सिस। इतना क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा। डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं। ये कौन सा था? डी एक्स वाई। ये कौन सा हो गया? डी वाई जेड। ये कौन सा हो गया? डी, ये एक्स जेड और ये डी वाई जेड। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये वाला कौन सा हो गया? डी जेड स्क्वायर। यहां तक का क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सीएफटी को समझते हैं। देखो सीएफटी ने बोला क्या था, है ना। आप लोगों ने जब वीबीटी पढ़ी थी तो आपने कहा था कि मैम वीबीटी के अंदर क्या होता है, मेटल के और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या माना जाता है? प्योरली कोवेलेंट इंटरेक्शन, राइट। लेकिन जो सीएफटी होता है वो मेटल और लिगेंड के इंटरेक्शन को मानता है आयनिक। अब ग्रेड 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, गैसियस स्टेट या फिर केमिकल बॉन्डिंग। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? इंट्रैक्शंस पढ़े होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस। उसमें आपने कहीं डाइपोल डाइपोल पढ़ा होगा, कहीं इंड्यूस डाइपोल डाइपोल, कहीं पे लंदन फोर्सेस, कहीं आयन डाइपोल, कहीं आयन इंड्यूस डाइपोल। बस वही चीजें यहाँ पे काम आएंगी। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे? पोस्टुलेट्स में ये कहा गया था कि सीएफटी in CFT the interaction between metal and ligand is assumed to be ionic। ठीक है, इसको कैसा माना जाएगा? आयनिक माना जाएगा। अब मैं इसको समझाती हूँ कैसे। देखो बेटा, हो सकता है सॉरी, हो सकता है कि जो मेरी मेटल हो उससे जो लिगेंड इंटरेक्ट करने वाला हो वो न्यूट्रल लिगेंड हो, है ना। लेट्स से मेरे पास में जो लिगेंड है वो वाटर होता है, वाटर इज ए न्यूट्रल लिगेंड ना, राइट। हो सकता है जो लिगेंड मेरी मेटल से इंटरेक्ट करने वाला हो वो प्योरली चार्ज लिगेंड हो। लेट्स से मेरे पास में क्लोराइड लिगेंड होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्या ये लिगेंड एक प्योर आयन है? यस। क्या ये एक मेटल प्योर आयन है? यस। तो मुझे बताओ कि आयन और आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? इसी को तो आयनिक बॉन्ड बोलते थे। तो क्या यहाँ से क्लियर हुआ कि कैसा इंटरेक्शन माना गया है? आयनिक। दूसरा पॉइंट देखो, लेट्स से अगर मेरे पास में लिगेंड न्यूट्रल होता तो बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूट्रल लिगेंड जो है उसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है? एक डाइपोल। अब इसका जो नेगेटिव डाइपोल है वो क्या करेगा? नेगेटिव पोल है, इसको क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज हमारी मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है? ये तो प्योरली आयन है, राइट। और ये वाला क्या हो गया? मेरा डाइपोल हो गया, परमानेंट डाइपोल है ना ये। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? बोलो बच्चों, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे इस जगह कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? बोलिए बेटा, यहाँ पर है आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट क्या बोला था सीएफटी ने? सीएफटी ने बोला कि भाई सुनो, जो मेटल और लिगेंड के बीच का इंट्रैक्शन है वो कोवेलेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है? प्योरली आयनिक। आयनिक में 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा कौन सा हो सकता है? आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट 1 सबको क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट के ऊपर। ओके, तो जो दूसरा पोस्टुलेट है सीएफटी का उसमें क्या बोला गया कि मान लीजिए मेरे पास में ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, शिप्स। हाँ जी, देखिए, तो मान लो बच्चों मेरे पास में 5d ऑर्बिटल्स हैं कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास में ये 5d ऑर्बिटल्स हैं और
इन डी ऑर्बिटल्स में मैंने आपसे कहा कि ये 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स जो हैं, चलिए देखो 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स हैं, इनको मैं ऐसे डिनोट कर दूं, ये हो गए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने कहा मेरे पास में ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, एक हो गया डी एक्स वाई, एक कौन सा हो गया बच्चों डी वाई जेड, एक कौन सा हो गया डी जेड एक्स, एक हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक कौन सा हो गया डी जेड स्क्वायर, है ना। ये 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब क्या होगा, एक बेसिक चीज सोचो ना, जब आपके पास में एक मेटल है तो मेटल क्या करेगी, अगर बॉन्ड बनाना है तो मेटल के पास में लिगेंड्स को अप्रोच करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये मेरी मेटल आयन था, है ना, इस पे कुछ चार्ज रहा होगा। अब इससे क्या करेंगे, कहीं दूर से लिगेंड्स ने क्या किया, इसको अपनी तरफ अप्रोच करना स्टार्ट किया, लिगेंड्स ने मेटल की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट किया, समझ गए। अब होगा क्या, देखो पहले सारे के सारे लिगेंड्स क्या किए, सबके सब लिगेंड्स क्या करेंगे, ये सारे के सारे एकदम इक्वल डिस्टेंस से आ रहे हैं ना, एकदम इक्वल डिस्टेंस से, मतलब बीच में मान लो मेरी मेटल खड़ी है, राइट। अब क्या हो रहा है, पूरा एकदम सराउंडिंग से सारे के सारे लिगेंड्स एकदम एक सिमिलर डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो अभी काफी दूर से लिगेंड्स आ रहे हैं, तो होगा क्या, ये जो मेरे पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं इनको सिमिलर सा रिपल्सन फील होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझना, जैसे तुम लोगों ने कभी साउथ की मूवीज देखी होंगी, है ना, तो उसमें तुम लोगों ने एक चीज देखी है, जो मेन हीरो होता है वो सामने खड़ा होता है, फिर क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े से लुंगी वाले पहलवान क्या करते हैं, उसके चारों तरफ से आते हैं, राइट, ऐसा होता है ना। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, स्टार्टिंग जब होती है, मतलब फाइट होने वाली होती है, उस टाइम पे क्या करते हैं, सारे के सारे पहलवान, है ना, एकदम सिमिलर डिस्टेंस से आते हैं ऐसे, ठीक है, कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे से बदला लेंगे, ये वो है ना, ऐसे करते हैं। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, स्टार्टिंग में क्या होता है, हीरो पूरा सेटअप बना रहा होता है, बीच में खड़ा है, और सब लोगों ने क्या कर रखा है, एक सराउंडिंग बना रखा है, मतलब एक सर्कल बना लिया है ना। उस टाइम पे मुझे बताओ, जो हमारा हीरो होगा उसको कौन से वाले विलन से या कौन से वाले बंदे से ज्यादा खतरा होगा, है ना, सोचो। सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे, तो अभी तो खतरा ज्यादा किसी से नहीं होगा। अब तुमने एक और चीज देखी होगी, जिस वाले का टाइमिंग कम होता है, जिसको पहले पिटना होता है, वो कहीं दूर से ऐसे भाग के आता है, देखा है तुमने, बड़ा सा खंजर लेके जिससे नारियल काटा जाता है, या फिर बड़ी सी तलवार लेके फिर आता है, और फिर ये फटाफट से भागते हुए आते हैं, और भागते हुए आते हुए तुमने देखा होगा हीरो क्या करता है, ग्रेविटी को भूल के उसको ऐसे बाउंस बैक करके उड़ा देता है। तो अब मुझे बताओ, जब एक बंदा भाग के हीरो के पास आ रहा था, उस टाइम पे ज्यादा खतरा हीरो को किससे हुआ, जो सराउंडिंग पे खड़े थे उनसे, या जो भाग के आ रहा था उससे। बेसिक सी बात है, जो भाग के आ रहा है उसी से ना। तो यहीं पे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना। देखो पहले क्या था, सारे के सारे लिगेंड एकदम इक्वल डिस्टेंस से आ रहे थे, तब तो मेटल के पांचों जो लिगेंड थे, मेटल के जो पांचों डी ऑर्बिटल्स थे, उनको सेम सेम रिपल्सन फील हो रहा था। लेकिन आप सोचो, मुझे बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, और एक होता है हमारे पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑक्टाहेड्रॉन होता है वो कुछ ऐसा होता है, कैसा, देखो ऐसा, मान लो ये है मेटल, अब एक लिगेंड आया होगा ऊपर से, एक लिगेंड आया होगा नीचे से, एक लिगेंड आया होगा इधर से, और एक आया होगा यहाँ से। क्या होता है, 4 इन प्लेन, 1 अबाउ द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। आप लोग को याद है इनका सबका एंगल कितना होता था, 90 डिग्री होता है। और बच्चों एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री एंगल कब हो सकता है, जब ये प्लस एक्स रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा माइनस एक्स, ये प्लस का वाई रहा होगा, ये क्या रहा होगा माइनस का वाई, ये प्लस का जेड रहा होगा, और ये क्या रहा होगा माइनस का जेड। इसका मतलब आने वाले लिगेंड ने कहां से अप्रोच किया है, आने वाले लिगेंड कहां से आया है, एक्सिस के ऊपर से, एक्सिस की तरफ से। तो जब मेरा लिगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, क्या सारे पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स को इक्वल इक्वल रिपल्सन फील होगा, या जो उसके रास्ते में पड़ रहे हैं उनको ज्यादा रिपल्सन फील होगा, बताओ किसको फील होगा ज्यादा, जो उसके रास्ते में पड़ रहे थे। और रास्ते में कौन थे, एक था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा था, डी जेड स्क्वायर। तो हुआ क्या, जैसे ही लिगेंड ने क्या किया, एक्सिस की तरफ से अप्रोच करना स्टार्ट किया, उन दो को रिपल्सन ज्यादा हुआ। और हम पढ़ते हैं, जब भी साइंस के अंदर किसी सिस्टम में रिपल्सन बढ़ता है, तो रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। अच्छा, उनके कंपैरिजन में बाकी तीन को तो कंपैरेटिवली रिपल्सन कम फील हुआ, तो उनकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, डाउन, ठीक है। और अगर डाउन चली गई तो क्या डी ऑर्बिटल्स इक्वल लेवल पे रहेंगे एनर्जी के, या दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और इस दो पार्ट में डिवाइड होने को क्या बोला जाएगा, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किसकी वजह से, लिगेंड की वजह से, लिगेंड के कौन से फील्ड की वजह से, क्रिस्टल फील्ड की वजह से। तो लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड की वजह से 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं डी के,
उनका दो पार्ट्स में बट जाना, स्प्लिट हो जाना इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब मैं इसको फिर से समझाती हूँ, देखो ध्यान से देखना। चलो देखो यहां से देखते हैं ना, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में? मैंने बोला मेरे पास में 5 d ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, और सबकी एनर्जी क्या है? सेम। इसका नाम क्या था बेटा? डी एक्स वाई। इसका नाम क्या था? डी वाई जेड। इसका नाम क्या था? डी जेड एक्स। इसका नाम क्या था? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसका नाम क्या होगा? डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है मेरे बच्चों? यहाँ पे बढ़ रही है एनर्जी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग के अंदर जो मेरे पास में ये डी ऑर्बिटल्स थे, इनकी एनर्जी सेम थी, मतलब ये वो सेट ऑफ ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, तो इनको बोला जाएगा डी जनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या हो गई? सेम। फिर क्या हुआ? लिगेंड आया। सारे लिगेंड क्या किए? एक सिमिलर डिस्टेंस से आ रहे थे। सिमिलर डिस्टेंस में आने की वजह से क्या हुआ? इन सबको इक्वल रिपल्सन फील हुआ। तो इक्वल रिपल्सन फील होने से क्या होगा? ये सब की एनर्जी अपलिफ्ट करेगी एक साथ, है ना? सबने सेम सेम रिपल्सन फील किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ड्यू टू सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड द 5d ऑर्बिटल्स फील सेम रिपल्सन, हेंस देयर एनर्जी गेट अपलिफ्टेड। इनकी एनर्जी क्या गई? बढ़ गई, है ना? इतना समझ में आ गया? अब क्या होगा? मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, वहां पर मेरा लिगेंड कहाँ से अप्रोच किया होगा? बोलो। वहां पर लिगेंड अप्रोच करेगा एक्सिस के ऊपर से, और अगर एक्सिस के ऊपर से आ रहा है तो ज्यादा रिपल्सन किसको फील होगा? बस बढ़िया, समझ गए। कौन से वाले ऑर्बिटल्स को? वो दो जो एक्सिस के ऊपर पड़ रहे थे, और एक्सिस के ऊपर कौन थे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो होगा क्या? इसकी वजह से जो आपका डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल्स का सेट होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो को तो रिपल्सन ज्यादा फील होगा और बाकी के तीन को रिपल्सन कंपैरेटिवली कम फील होगा। अब इनको नाम क्या दिया जाएगा? जिनको रिपल्सन कम फील हुआ है वो हो गए कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और जिनको ज्यादा रिपल्सन फील हो रहा है वो कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो दो सेट बन गए ना डी ऑर्बिटल्स के। तो इनको नाम क्या दिया जाएगा? देखो, जो ऊपर वाला सेट होता है उसको बोला जाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, और जो नीचे वाला होगा उसको क्या बोला जाएगा? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। Eg का फुल फॉर्म होता है इक्वली जिरेड, और T2G का मतलब क्या होता है? ट्रिपली जिरेड, और जिरेड का मतलब क्या होता है? जो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस जगह जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है? क्या बोला जाएगा? बेरी सेंटर। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखना है ना, क्या हुआ? इससे इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ बढ़ गई, इससे इन ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ डाउन चली गई। कितनी अप गई और कितनी डाउन गई है? तो देखो, इससे इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन अप जाती है प्लस का 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है? कितनी जाएगी? प्लस का 0.6 डेल्टा ओ पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो इतना, दो इलेक्ट्रॉन हुए तो मल्टीप्लाई बाय 2, तीन इलेक्ट्रॉन हुए तो मल्टीप्लाई बाय 3। समझ गए ना? ओके, इसको एक और तरीके से दिखाते हैं, 3/5 डेल्टा ओ, ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी नीचे चली गई, मतलब कम हो गई, रिलीज हो रही है ना? तो पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी कितनी कम जाएगी? 0.4 डेल्टा ओ, और इसको लिखा जाता है 2/5 डेल्टा ओ। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से देखते हैं क्या बोला था मैंने। आपके पास क्या बन रहा था? देखो ध्यान से देखो, आपके पास बन रहा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते टाइम पे क्या हुआ? लिगेंड्स अप्रोच करने लगे इक्वल डिस्टेंस से। जब उन्होंने इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच किया तो क्या हुआ? पांचों डी ऑर्बिटल को सेम रिपल्सन फील हुआ, सबकी एनर्जी अपलिफ्ट कर गई और अपलिफ्ट करके आ गई यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्रिकल फील्ड। लेकिन जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, आ कहाँ से रहे थे? एक्सिस की तरफ से, और एक्सिस की तरफ आने की वजह से क्या हुआ? ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गए। इसी स्प्लिटिंग को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इस थ्योरी को आप क्या बोलोगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब सुनो, ये जो एनर्जी का गैप होता है, इस एनर्जी के गैप को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बताओ यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या? तो हमारे सिलेबस में CFT किस किस की है? देखो, CFT है ऑक्टाहेड्रल की, CFT है टेट्राहेड्रल की, तो वो तो पढ़नी है, NCERT में है। लेकिन ना थोड़ा सा मैं आप लोग को स्क्वायर प्लेनर का नॉलेज दूंगी ताकि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है? यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब आगे देखना, आगे पढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा CFSE कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ना। तो अगर मान लो मुझे निकालनी है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना,
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.4 डेल्टा O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG मल्टीप्लाई बाय प्लस का 0.6 डेल्टा O, ये और साथ में हो जाएगी आपकी पेयरिंग एनर्जी। अभी मैं पेयरिंग एनर्जी का मतलब बताती हूँ आपको क्या होता है। इतना क्लियर हुआ? फिर से देख लो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोलो T2G मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, बोलो क्या बोला था अभी, EG इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा O और साथ में क्या बोला मैंने, बोलो पेयरिंग एनर्जी। बताओ इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से देखो, ऐसे बताया था मैंने, सबको दिखाई दे रही है? देखो ध्यान से देखो इसको क्या था, क्या बोला था मैंने आपको कि आपके पास में क्या होंगे 5d ऑर्बिटल्स के नाम लिख देते हैं। 5d ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो गए, ये देखो dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। क्या था पहले, सबकी एनर्जी सेम है ना। तो यहाँ पे जब आप लोग क्या करो, कभी कभी ना CFSE में क्वेश्चन पूछते हैं, CBSE में क्वेश्चन पूछते हैं, ड्रॉ द CFT डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, थ्योरी जरूर लिखना और अच्छा सा डायग्राम बनाना है ना। कैसे लिखोगे, इनिशियली all 5d orbitals have same energy, so these orbitals are known as degenerate set of orbitals। तब इनको क्या बोला जाएगा, degenerate set of orbitals। देन क्या किया, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड से क्या किया, इसकी तरफ अप्रोच करने लगा, अप्रोच करने से सबकी एनर्जी एक साथ अपलिफ्ट कर गई, तो ये हो गया ऊपर की तरफ। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जब आपका कॉम्प्लेक्स बना तो बनते टाइम पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गए, दो पार्ट में स्प्लिट हुए तो यहाँ पे क्या होगा, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जाती है डाउन। बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना, कितनी, माइनस 0.4 डेल्टा O, और यहाँ पे कितनी जाएगी, अपलिफ्ट कर जाएगी प्लस का 0.6 डेल्टा O। बताओ सबको यहाँ तक का क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़े आगे, चलो